नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे के साथ हम देश की राजनीति का जायजा लेंगे, राजनीतिक हालात के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। ये जो विपक्ष और उसके बाद कल एनडीए की बैठक हो रही है और जिसमें ये बार-बार ये बात चल रही है कि एक तरफ 24 पार्टियां हैं, तो एनडीए की तरफ दावा किया जा रहा है कि हमारे पास 30 पार्टियां हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्या पार्टियों के आधार पर मान सकते हैं कि कोई गठबंधन ज़्यादा आगे है? नहीं, देखिए, संख्यात्मक प्रतियोगिता तो केवल मीडिया के उपभोग के लिए है ये, ताकि मीडिया इस तरह की बातें चला सके। मैं देख रहा हूँ सवेरे से टीवी पे यही चर्चा हो रही है कि किसके पास 30 हैं, किसके पास 28 हैं और पटना में कितनी थी। अब वो बंगलौर पहुंचते-पहुंचते पटना प्लस हो गए हैं। जैसे कि जो विपक्ष के लोग हैं, कह रहे हैं पटना में हमारे पास कम थे, बंगलौर पहुंचते-पहुंचते हमारे पास ज्यादा हो गए। और एनडीए वाले कह रहे हैं कि हमारे पास तो इनसे पहले ही से ज्यादा है, तो हमारा बहुत गठजोड़ तगड़ा है। ये सब बेकार की बातें हैं और इनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। असली चीज ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल तक सरकार चलाने के बाद ये समझ में आ गया है कि अगर वो गठजोड़ नहीं बनाएगी तो वो बहुमत से दूर भी रह सकती है। और विपक्ष को भी पहली बार ये समझ में आया है कि अगर वो गठजोड़ नहीं बनाएगा भाजपा विरोधी, तो उसकी दुर्गति वही होगी जो 2014 में और 2019 में हुई थी। दोनों ही बड़ी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की बड़ी पार्टियों को ये समझ में आ गया है। मैं एक बार फिर से इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि देश की राजनीति मुख्य तौर पर गठजोड़ात्मक है। अगर आपको अखिल भारतीय पैमाने के ऊपर अपनी राजनीति का दबदबा स्थापित करना है, तो आपको एक ऐसा गठजोड़ बनाना होगा जिसमें अखिल भारतीय राजनीतिक शक्तियों की नुमाइंदगी वाले लोग हों। इसीलिए भाजपा क्या कर रही है? भाजपा के दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो बाकी दक्षिण भारत में उसके पास न तो खुद की जमीन है और ना उसके पास बड़े बड़े सहयोगी हैं। तो बहुत अब उसके पास एक बड़ा सहयोगी है, जयललिता वाला अन्ना द्रमुक। तो उसको उसको छोड़ के बाकी बहुत छोटी छोटी पार्टियों को मिला रही है। फिर बिहार में बहुत ही छोटी छोटी पार्टियां जो है ना, उसको अपनी ओर खींचा है। उत्तर पूर्व की बहुत छोटी छोटी पार्टियों को अपनी ओर खींचा है। यानी इन पार्टियों के, इन दलों का जो अभी अभी एनडीए में गए हैं, अगर आप उनके आकार का अनुमान लगाएं तो आप पाएंगे कि वो अति सूक्ष्म नहीं, वो अति सूक्ष्म है। मतलब स्थिति जैसी है, इसको मजाक के तौर पे कह सकता है कि कई पार्टियां मिला दी जाए, 8 पार्टियां मिला दी जाए तो उनका 4 लोकसभा सीटों के ऊपर प्रभाव है। अच्छा, अब सवाल यह है कि जब इस तरह की पार्टियां किसी बड़े दल के साथ मिलती हैं तो वो थोड़ी सौदेबाजी भी करती हैं। जैसे कि रामविलास पासवान की पार्टी, यानी चिराग पासवान की पार्टी कर रही है। वो कह रही है कि हमको 1 राज्यसभा सीट चाहिए और हमको 4 लोकसभा सीट चाहिए। जाहिर है कि भारतीय उन्होंने जनता 6 पार्टी कहा है। इतना नहीं देगी। जी, उन्होंने आज क्या मैंने कह रहे पढ़ा हैं? कि 6 सीटें मांगी है। हाँ, तो अब जाहिर है कि इससे कम में वो समझौता कर लेंगे। जब वो बढ़ा के मांगेंगे तो वो इससे कम में समझौता कर लेंगे। और उनका कुछ, क्योंकि बहुत दिनों से वो इधर उधर भटक रहे हैं। मुझे याद है चिराग पासवान को जब उनके पशुपति पारस ने उनको अलग कर दिया था और वो उनके उनके पिता का बंगला, जिसमें उनके पिता मुद्दतों से रह रहे थे, छीने जाने की नौबत आ गई थी। तो उसी बंगले में उन्होंने हम लोगों को निमंत्रित किया था। मैं भी उस कार्यक्रम में गया था। तो उनकी माँ ने बड़ा अच्छा सुंदर खाना बना के हम लोगों को खिलाया था और हम लोगों से उन्होंने राय मशवरा किया था, चिराग पासवान ने, कि आप हम बताइए हमारी राजनीतिक राह क्या हो। तो कई पत्रकारों में, इसमें संदीप चौधरी भी थे, इसमें मैं भी था और भी कई पत्रकार थे, महत्वपूर्ण बड़े पत्रकार थे। उस सबने उन्हें अपनी अपनी राय भी दी थी कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। किसी ने उन्हें ये राय नहीं दी थी कि आप एनडीए में वापस लौट जाइए। हुआ क्या कि तेजस्वी यादव ने उनकी तारीफ की, लेकिन अंततः वे वहीं चले गए जहां उनके पिताजी रहते थे। हालांकि ये भी एक तथ्य है कि उनके पिताजी ने एक जमाने में एनडीए छोड़ा भी था। जब गुजरात में 2002 में मुसलमान विरोधी हिंसा हुई थी, तो उस वक्त उनके पिताजी ने उसके प्रतिरोध में एनडीए छोड़ा भी था। और सोनिया गांधी जब अपने घर से निकली थी गठजोड़ बनाने के लिए, तो सड़क पार करके जिस पहले नेता के घर में गई थी वो रामविलास पासवान का घर था। और रामविलास पासवान दरअसल संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में जो बना, उसके इस लिहाज से देखा जाए तो वो पहले घटक थे। तो चिराग पासवान से ये उम्मीद की जा सकती थी कि भाई वो कुछ ऐसा काम करेंगे जो कि अलग तरह का हो, लेकिन उन्होंने नहीं किया और वो अंततः नरेंद्र मोदी के साथ चले गए। क्योंकि उनको ये भी लगा होगा कि नीतीश कुमार के साथ में, तेजस्वी यादव के साथ में उनको ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। और भाजपा ने उनको एक आश्वासन ये भी दिया है कि उनकी वो पशुपति पारस से दोबारा मेल मिलाप करा देंगे।
यानी उनकी पार्टी दो भागों में बट गई है, तो वो दोबारा फिर से एक पार्टी हो जाएगी। एक इस तरह की उम्मीदें भी उनके उनके भीतर हैं। मतलब अंततः जब पासवान परिवार जब एकजुट हो जाएगा तभी तो वो वोटों की दृष्टि से प्रभावी रह पाएगा। अब यहाँ पर जो विपक्ष की एकता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग गौर कर लें, क्योंकि मुख्य तौर पर मुझे लगता है कि वो एक महत्वपूर्ण चीज है। और आपको ध्यान होगा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर पहली बार अपना दावा पेश किया था, तो उस वक्त उनके खिलाफ कोई गैर भाजपा एकता नहीं थी। कांग्रेस जो कि सबसे बड़ी गैर भाजपा पार्टी थी सत्ता में थी, और वो किसी के साथ कोई गठजोड़ किए बिना अपने बचाव के लिए संघर्ष कर रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसको इस तरीके से नहीं हराया सकता जिस तरह की बातें की जा रही। फिर कांग्रेस बुरी तरीके से उस चुनाव को हार गई। लेकिन 2019 आते आते कांग्रेस ने 3 राज्यों में चुनाव जीत लिए, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। और कर्नाटक में उसने भाजपा को सत्ता में आने से रोक दिया। इसके बाद क्या हुआ, राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको लगा कि हमें किसी खास गठजोड़ की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही नरेंद्र मोदी को पटखनी दे देंगे। तो उस वक्त कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा राष्ट्रीय गठजोड़ बनाने की खास कोशिश नहीं हुई। नतीजा क्या हुआ कि जो विपक्षी एकता का इंडेक्स था वो इंडेक्स 2014 में भी 0 बना रहा, मतलब गैर भाजपा एकता का जो इंडेक्स था वो 2019 में भी 0 बना रहा। और उसका फायदा नरेंद्र मोदी को हुआ। पहली बार वो 31% वोटों से पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लाए, और दूसरी बार उन्होंने 37% वोटों से पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। इस बार पहली बार अगर विपक्ष में एकता हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को गैर भाजपा एकता एक इंडेक्स का सामना करना पड़ेगा। ये पहली बार होगा पिछले 10 साल की राजनीति में। तब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी का रुतबा कितना है, उनके नाम पे कितना वोट मिलता है, और जनता उनको कितना चाहती है, जो उनके बारे में जो बातें कही जाती हैं वो बातें किस हद तक सच हैं, वो कितना वोट खींचते हैं, भाजपा के प्रभाव क्षेत्र में क्या असर पड़ता है, प्रभाव क्षेत्र के बाहर क्या असर पड़ता है। क्योंकि अगर 300-350 सीटों पर विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, तो पहले के मुकाबले मुश्किल तो होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा हार जाएगी, ये तो मैं नहीं कह सकता आज की तारीख में, लेकिन 2014 और 2019 के मुकाबले मुश्किल तो होगी। वो मुश्किल कितनी होगी, क्या होगी, उससे भाजपा के प्रभाव क्षेत्र का प्रभाव का कितना क्षय होगा, कितनी सीटें कम होंगी, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन विपक्षी एकता होने की संभावना इस बार पिछले दोनों बार के मुकाबले अधिक प्रबल लग रही है। मैं आज ये भी नहीं कह रहा हूं विपक्षी एकता शर्तिया हो जाएगी, ऐन मौके पर सब कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी ओर इशारा कर रही हैं कि इस बार विपक्ष गैर भाजपाई एकता की तरफ जा रहे हैं। आपने पहले भी कहा था कि कांग्रेस जो है वो दिल्ली अध्यादेश के मामले पे अंततोगत्वा जाकर मान जाएगी, तो आपकी बातें सही है। तो क्या ये भी एक संकेत देता है कि कांग्रेस इस बार गठबंधन बनाने को लेकर ज्यादा संजीदा है? देखिए नजारा क्या था, कांग्रेस को छोड़कर सभी क्षेत्रीय दलों ने अरविंद केजरीवाल का साथ देने का खुला ऐलान कर दिया था। चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो शिवसेना महाराष्ट्र के लोग हों, कहीं के भी लोग हों, दक्षिण भारत के लोग हों, उत्तर कहीं के भी लोग हों, सब पूर्व के लोग हों, ममता बनर्जी हों, बिहार के लोग हों, सबने कह दिया था कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ है। कांग्रेस इसका उल्टा कर कैसे सकती थी? और कांग्रेस को राज्यसभा के संसद के अधिवेशन के पहले ही ये ऐलान करना था, जो उन्होंने किया ऐलान। तो देखिए कांग्रेस जो कर रही थी वो एक तरह का हीला हवाला था। इस हीले हवाले से कुछ दिक्कतें पैदा हो रही थी, कुछ अंतर्विरोध सामने आ रहे थे, लेकिन जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है उसमें ये कांग्रेस के लिए असंभव था कि वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यादेश के पक्ष में वोट कर दे राज्यसभा के अंदर। फिर किस बात की विपक्षी एकता, किस बात की गैर भाजपा एकता? एक सवाल मेरे मन में छोटे दलों को लेकर भी आता है, जैसे राजभर का दल, आपने चिराग पासवान की पार्टी के बारे में विस्तार से बात किया कि कैसे वो फिर से सत्ता के नजदीक ही जाना चाह रहे हैं। तो क्या ये छोटे दल अगर हम देश के राष्ट्रीय मुद्दे की राजनीति की बात करें तो उसमें एक बाधक साबित होते हैं, या तो क्या इन्हें लोकतंत्र के लिए सार्थक माना जाए या कुछ बड़े मुद्दों को नुकसान पहुंचाने वाला माना जाए? नहीं, मैं नहीं मानता हूं ये बड़े मुद्दों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं और ये छोटे मुद्दों को प्रमुखता देने वाले हैं या ये बिखराव करने वाले हैं। देखिए भारत की जो राजनीति है वो जटिल राजनीति है, और ये बहुदलीय नहीं अति बहुदलीय है। इसमें छोटी छोटी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इसमें एक राज्य एक जिले की पार्टियां हैं, 2-3-4 जिलों की पार्टियां हैं,
दो राज्यों की पार्टियां हैं, और कांग्रेस और भाजपा तो बहुत बहुत कई कई राज्यों की पार्टियां हैं। और ऐसी पार्टियां तो बहुत सी हैं जो केवल एक राज्य में ही सीमित है, या एक राज्य के एक इलाके में ही सीमित है। अब महाराष्ट्र में आप राष्ट्रवादी कांग्रेस को ले लीजिए, जिसमें अभी विभाजन हो गया। वहां भी बड़ा दिलचस्प नजारा चल रहा है कि जो लोग छोड़ के गए हैं अजित पवार के नेतृत्व में, प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में, छगन भुजबल के नेतृत्व में, वो सब 2 दिन से बारी बारी से आके शरद पवार से मिल रहे हैं। और कोई अभी तक बस केवल ये बात बताइए, निवेदन किया कि आप पार्टी को एकताबद्ध रखें। शरद पवार ने कोई जवाब नहीं दिया इस पर। मैं नहीं मानता हूं केवल वहां पे इतनी बात हुई होगी। ये बात तो वो बयान देके भी कह सकते थे, ये बात तो वो फोन पे भी कह सकते थे, ये बात तो वो फैक्स करके भी कह सकते थे, वो ईमेल लिख के व्हाट्सएप करके भी कर सकते थे। मेरा कहना यह है कि वहां क्या बात हुई होगी इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये बहुत ही दिलचस्प है, रहस्यपूर्ण है कि जो लोग अभी अभी पार्टी को स्प्लिट करके सत्ता में चले गए हैं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की और मंत्री पद की शपथें ले ली हैं, जिनके खिलाफ शरद पवार कैंपेन करने के लिए सड़क पर निकल चुके हैं, वो सब लोग अभी 10 दिन 15 दिन भी नहीं हुए हैं इन घटनाओं को, फिर शरद पवार से मिल रहे हैं जाकर। ऐसा कभी आपने सुना है? लेकिन हो रहा है। तो ये भारत की राजनीति जो है बहुत ही खास तरह की राजनीति है। इसको समझने के लिए कई बार आपका दिमाग चकरा जाता है, ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। हर बार कुछ ऐसी घटना होती है, आप कहते हैं ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा भी कहीं होता है, क्योंकि ऐसा कभी कोई उदाहरण देखा ही नहीं गया पहले कभी। तो ये बड़ा ही दिलचस्प किस्म का नजारा है। कौन कहां क्या है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। अब जैसे कि बिहार से, आप तो बिहार के ही हैं, थोड़ी बहुत जानकारी बिहार की राजनीति के बारे में मैं भी रखता हूं, और अपने एक्टिविज्म के जमाने में मैंने बिहार की यात्राएं भी बहुत की हैं, बिहार के बहुत मित्र भी हैं, वहां की जानकारी मिलती रहती है वहां से। अब बिहार में देखिए ऐसा लगता है कि जैसे कि महादलित और जो अति पिछड़े नेता हैं वो कुछ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन से कुछ विचलित हैं, और गठबंधन जो दिशा ले रहा है, यानी जैसे नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, तो जो दिशा ले रहा है उससे वो थोड़ी नापसंद आ रही है। तो क्या वो इसलिए भाजपा के साथ जा रहे हैं, या इसके पीछे कोई और दांव है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे इस मानने में मैं कोई राजनीतिक समीक्षक हूं, मैं कोई ब्रह्मा नहीं हूं, मैं सर्वज्ञानी नहीं हूं जो मैं हर चीज के बारे में बता दूं, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। पार्टियां जो कहती हैं मुझे उसके ऊपर भी यकीन नहीं है। उनके अंदर क्या है ये धीरे धीरे करके सामने आता है, और धीरे धीरे करके सामने आएगा। दोनों तरफ से पेशबंदियां हो रही हैं, और दोनों तरफ की पेशबंदियां अपने अपने पक्ष में राजनीतिक शक्तियों का संतुलन झुकाना चाहती हैं। यह प्रक्रिया जारी है। आज की तारीख तक आप नहीं कह सकते कि राजनीतिक शक्तियों का संतुलन किस तरफ झुका हुआ है। जिस दिन विपक्ष ने यह पैमाना निकाल लिया, खोज लिया कि किसका कहां दबदबा है, ये कैसे तय होगा। ममता बनर्जी ने कहा जिसका दबदबा हो वही उसको लड़ना दो वहां पर बीजेपी के खिलाफ, दूसरे लोग उसमें टांग अपनी ना फंसाएं। तो ये दबदबा कैसे तय होगा कौन कब के वोटों के आधार पर तय होगा? लोकसभा के वोटों के आधार पर तय होगा, विधानसभा के वोटों के आधार पर तय होगा, क्या होगा? मतलब दबदबा कैसे तय होगा? जब ये अगर फार्मूला निकाल लिया और बड़े दिक्कत तलब राज्यों में ये सब चीजें तय हो गई, तो उसके बाद भाजपा के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा मामले को संभालना। इसीलिए बहुत छोटे छोटे दलों को जोड़कर वो अपना एनडीए बना। एनडीए के जो बड़े वो थे घटक दल थे, अकाली दल है, वो उनके साथ नहीं है। शिवसेना है, आदि शिवसेना उनके साथ है। तो ये इस तरह की बात है। नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है, अब वो बिहार में हो सकता तोड़ दे नीतीश कुमार की पार्टी, तो पता लगा चौथियाई और आधी उनके साथ चली गई। अब इसका हम लोगों को इंतजार है कि ऐसा घटित कब होता है। मेरा तो मानना है कोशिश वो जरूर कर रहे होंगे हर हालत में। एक चीज मैं शरद पवार के बारे में कहूंगा कि एक बार उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए, मैंने जो गांधी और नेहरू के मूल्य थे उसी के आसपास राजनीति की है, भले मैं कांग्रेस में रहूं या ना रहूं। तो क्या अभी जो वो अजीत पवार के गुट के साथ नहीं जा रहे हैं, तो क्या उनको थोड़ा सा वेटेज दिया जा सकता है कि हाँ इस बात पे कम से कम वो टिके हुए व्यक्ति हैं? देखिए, ये कहना बहुत सुविधाजनक है कि हम गांधी और नेहरू के मूल्यों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। जब उन्होंने 2019 में बिना मांगे हुए भाजपा को समर्थन दिया था, तब क्या गांधी और नेहरू के मूल्य थे?
जब उन्होंने नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया डिग्री वाले सवाल पे, वो गांधी और नेहरू के मूल्यों से तय निकल के आ रही थी बात। जब उन्होंने अदानी के सवाल पे कहा कि इनके खिलाफ संयुक्त संसदीय समिति बनाने की जरूरत नहीं है, तो क्या वो गांधी और नेहरू के मूल्यों के मार्गदर्शन के आधार पर उन्होंने वो किया था? तो आप ये तो जब भी आप संकट में पड़ते हैं, जैसे संकट में पड़ने पे सलमान खान ने वो स्कल कैप लगा दी थी, अपनी धार्मिक टोपी लगा ली थी, वरना कभी धार्मिक टोपी नहीं लगाते हैं। तो जब तो वो संकट में पड़ने पे ये लोग सब लोग इस तरह की बातें करते हैं। मैं इस तरह की बातों से भी प्रभावित नहीं होता। शरद पवार एक बड़े नेता हैं, उनका महाराष्ट्र के कुछ समुदायों में बहुत सम्मान है। महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन वो एक अवसरवादी नेता हैं, वो एक ईमानदार नेता नहीं है, ना वो कभी थे, ना रहे होंगे। और जिस तरह की ईमानदारी की बात हम लोग कामना करते हैं, उस तरह की ईमानदार दरअसल है भी नहीं कहीं। एक आखिरी सवाल ये कि क्या यहाँ आज के दिन में बैठकर हम ये कह सकते हैं कि अगला चुनाव जो होगा वो 2 ध्रुवीय होगा या कोई तीसरा मोर्चे की संभावना भी बची हुई है? नहीं, तीसरा मोर्चा होगा भी तो वो ना के बराबर होगा, मोर्चे 2 ही होंगे, लेकिन इसको 2 ध्रुवीय मानना भी उचित नहीं है। देखिए, राज्यों के स्तर पर क्या होता है, इस पर निगाह रखनी होगी। मान लीजिए सारे देश में 2 बड़े मोर्चे बन गए। आप कल्पना कीजिए कि पश्चिम बंगाल में एक टीएमसी का उम्मीदवार खड़ा हुआ है और जो नया गठजोड़ बन रहा है विपक्ष का, वो उसके साथ है। लेकिन हो सकता है सीपीएम का कोई, हो सकता है कि दूसरा भी उनके खिलाफ खड़ा हो। अब जिन लोगों को इसमें देखिए, चंद्रशेखर राव को निमंत्रण नहीं दिया गया है, इसमें अकाली दल को निमंत्रण नहीं दिया गया है, इसमें जो रेड्डी साहब हैं आंध्र प्रदेश के, हाँ, जगन मोहन रेड्डी, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया है। शायद बीजू पटनायक के दल को, बीजू जनता दल को भी निमंत्रण नहीं दिया गया है। अब इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों को इसमें निमंत्रण नहीं दिया गया है। देखिए, ये सब चीजें अभी पकने के दौर में है। अभी ईंटें जो हैं भट्टे में लगाई गई हैं, अभी ईंटें कच्ची हैं, गर्म हो गई हैं गर्मी से, लेकिन ईंटें भट्टे में बहुत देर में पकती हैं, धीरे धीरे। बहुत देर तक ये आग सुलगती रहेगी, तब कहीं जाके ईंटें पक पाएंगी। और कभी कभी भट्टे में लगाई गई ईंटें बिगड़ भी जाती हैं, चट्टे के चट्टे खराब होकर निकलते हैं उसके अंदर से। तो हम लोगों को इसके ऊपर निगाह रखनी होगी। अभी आज की तारीख में दोनों तरफ से पेशबंदियां हो रही हैं। ये आप नहीं कह सकते कि किसकी पेशबंदी किसके मुकाबले ज्यादा मजबूत हो। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और आगे जिस तरफ भी देश की राजनीति आगे बढ़ेगी, प्रोफेसर अभय कुमार दुबे के साथ हम इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। अभय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।